मान लीजिए जो CH3Cl है, CH3Br है, कोई भी है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं ना, कैसी हरकतें दिखाते हैं। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे रिएक्शन किस वजह से होती है, बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो इसकी जो बच्चों फेवरेट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल हैलाइड्स की फेवरेट रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर लोग, है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, आपको पता है किस पे अटैक मारेगा, ऑब्वियसली कार्बन पे अटैक मारेगा। नेगेटिव बंदा हमेशा कहां पे अटैक मारेगा, पॉजिटिव पे। ठीक, और इसके अटैक मारते ही Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लेगा। वो तो इंतजार में बैठा है, कोई आए इलेक्ट्रॉन लेके और मैं यहां से निकलूं। समझ आ रही बात। तो Nu आया, Cl माइनस निकल लिया, समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा चला गया। These reactions are called nucleophilic substitution reactions. One nucleophile is replacing another nucleophile. समझ आ रही बात। ये इनकी फेवरेट रिएक्शंस है। ठीक, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन्स लेके, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लेंगे। बैच में आ गई। इनमें अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, ठीक है, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, आयोडीन बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना इजीली टूटता है ना। जैसे बड़ी लकड़ी इजीली टूट जाएगी, छोटी लकड़ी तोड़ने में ज्यादा दम लगेगा। ठीक, आपको पता ही है, बॉन्ड एनर्जी बड़े बॉन्ड की कम, छोटे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। समझ में आ रही बात। आयोडीन इजीली निकल जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडाइड्स। समझ में आ रही बात। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड्स में अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें इस रिएक्शन में, तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इजीली कट लेगा, निकल लेगा, आयोडाइड। क्लियर है। तो एल्काइल आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। रीजन समझ आ गया। कारण क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जितना बड़ा उतना वीक बॉन्ड उतना आसानी से टूटेगा। क्लियर, बात में आ रही है ना। फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं इसमें फ्लोराइड्स क्या होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रीजन क्या है, सिंपल, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये बॉन्ड इजीली टूटेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक, तो एक एक चीज इसमें है ना, केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे बातों पे पॉइंट क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो एक एक बात हमें समझ के करनी है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी फेवरेट रिएक्शन है। अभी हम उस पर वापस से आ रहे हैं। कितना क्लियर है? ठीक है सर, कंपाउंड में क्या होगा, प्लस एफ माइनस एफ होगा क्या? नहीं सर, अगर फ्लोरीन की 3 स्पीशीज ले लें। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम किसकी रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स की। किसकी पढ़ रहे हैं मनी? एल्काइल हैलाइड्स। आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप कुछ और ही बात कर रहे हो। तो एफ माइनस है ना, उसको तो हम जा ही रहे हैं, हम तो एल्काइल फ्लोराइड्स पढ़ रहे हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स यहाँ पे हमेशा एफ माइनस ही निकलेगा ना यार, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है। समझ आई बात। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इजीली। ठीक है, इजीली होने का रीजन क्या है, ये जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, लीविंग ग्रुप। ठीक है, Cl माइनस के ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, लीविंग ग्रुप है। ठीक है, ये अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए कट लिए। ठीक,
तो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या देते हैं, फास्ट देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देते हैं। इंतजार में बैठे कोई आए इलेक्ट्रॉन लेके ये निकले, ठीक, बिकॉज हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप्स। क्लियर है? जो इतना समझ आ रहा है सबको? ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है सब? यस सर। क्लियर है? जो 2-3 पॉइंट क्लियर है सबको कि एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, आसानी से जाते हैं बिकॉज़ हैलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, स्कूल में भी ये सब छोटे-छोटे से रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अच्छे लिविंग ग्रुप्स क्यों हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लेंगे। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है समझ समझ के। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम समझ के करेंगे कोई चीज। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को अब हम एक और तरीके से देखेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल से तरीके से बता दिया बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, बॉन्ड बड़ा इजीली टूटेगा। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है जो रिएक्टिविटी देखने का? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है ना, आप पढ़ते थे ना 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता था। सेम चीज यहाँ पे हो रही है ना। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस मारेगा। समझ आ रही बात? मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस मारेगा। ठीक, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे सीखना है स्ट्रेंथ देखना, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो भी देखना है, वो भी कंपेयर करना सीखना है। क्लियर है? समझ आ गया? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है ना। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर बंदे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी को देने के लिए। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करोगे? जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। बताओ जो समझ में आ रही बात? ठीक, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स दें किसी को, है ना। जो जितना अमीर होगा उतना ही दे सकता है किसी को। ठीक है, तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ में आ रही बात? F माइनस Cl माइनस Br माइनस, सब पे चार्ज बराबर है। ऊपर से नीचे हमेशा साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, छोटे बंदे पे ज्यादा चार्ज है तो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई दिक्कत? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसमें। ठीक है, Cl माइनस Br माइनस को रिप्लेस कर सकता है, Cl माइनस Br माइनस को रिप्लेस कर सकता है। वैसे भी आप सोच सकते हो रिएक्टिविटी Br आराम से निकलेगा, Br इजीली निकलेगा Cl के मुकाबले, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा। समझ में आ रहा है? दोनों तरह से हम देख सकते हैं, स्ट्रेंथ से भी देख सकते हैं और चार्ज डेंसिटी से भी देख सकते हैं ना। चार्ज डेंसिटी से और बॉन्ड लेंथ से भी देख सकते हैं। समझ आ गई चीज सबको? ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। हमेशा ऊपर से नीचे चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्लियर? OH माइनस और SH माइनस लिखा हो आपके सामने, किसमें ज्यादा होगी चार्ज डेंसिटी? OH माइनस। जिसका साइज छोटा है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? बात में आ गया? इतना क्लियर है? क्लियर है क्या थी? ये हो गया ऊपर से नीचे की बात। ऊपर से नीचे साइज तेजी से बढ़ता है। जब अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो हम देखते हैं किससे? चार्ज डेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं लेफ्ट, है ना। इनर पीरियड आप जानते हो, इनर पीरियड साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं। उसमें देखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई अमीर बंदा है लेकिन है ना, देना भी तो कौन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी कौन रखेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर? अब सोच के बताओ मुझे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। लेफ्ट टू राइट साइज में कोई खास अंतर नहीं है, साइज से नहीं बता पा रहे हम। ऊपर से नीचे किससे बताना है, साइज से। डाउन द ग्रुप हमें किससे बताना है, साइज से। ठीक है क्या थी? लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड हमें किससे बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? कौन इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अपने, कार्बन। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा। तरीका समझ आ गया सबको? ठीक, तो ये है तरीका चार्ज डेंसिटी से देखने। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? ओके। स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ठीक है। अब बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी। ठीक है, अलग अलग से, मतलब आईआईटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को भी न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। ठीक है, किसी को भी न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन सब्स्टिट्यूट मारेगा। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के हम थोड़ी सी इनकी रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्काइल हैलाइड है, उसको अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा एक्वस KOH से, किससे, एक्वस KOH से। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लिखने वाले हैं। सब में आपको क्या करना है पहले वो देख लो। जो भी आ रहा है उसके दो टुकड़े कर दो, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट मारेगा Br को, तो Br को यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट मारेगा, OH। एल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा उसमें, एल्कोहल। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस हमने पढ़नी है, सिंपल सिंपल सी। एक्वस KOH हमने न्यूक्लियोफाइल पहचाना, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। वो आपको एल्काइल हैलाइड देखते ही पहली रिएक्शन आपके दिमाग में कौन सी आनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सामने न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट मारो उठा के। न्यूक्लियोफाइल पहचाना, सब्स्टिट्यूशन मारा, साथ में क्या बनेगा, KBr। क्या बनेगा साथ में, KBr। कोई दिक्कत, इजी है। नेक्स्ट H2O वाटर से रिएक्ट कराया, फिर से वही चीज, तोड़ दो वाटर को पॉजिटिव और नेगेटिव में। कैसे तोड़ोगे, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। आ रहा है, फिर से OH को सब्स्टिट्यूट मार दिया। समझ में आ रही है बच्चों? हेलोजन से अच्छे लीविंग ग्रुप से मजे में कट लेंगे। वेट कर रहे हैं, कोई आए इलेक्ट्रॉन रिच बंदा, हम निकले। कोई आए इलेक्ट्रॉन रिच बंदा, हम निकले। निकल गया, साथ में क्या बनेगा, HBr। समझ आ गया सबको? ऐसे आपको बहुत सारे में आपके, हाँ कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके, तो मैं बहुत सारे बच्चों एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको सबका आंसर इसी तरह से सोच के लिखना है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा बता देना ना, कहीं पे आपका व्यू कट हो तो मेरे को बताते रहना। इतने ही लिखो बच्चों, इसके सबके आंसर लिखो, सबको इससे रिएक्ट कराना है। बहुत ही वास्ट, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये हमने समझ ली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है,
तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव पहचानना है, सब्स्टिट्यूशन मारना है, ठीक है। क्या थी हमारी बात, इसको NH2 और NH2 माइनस और H प्लस, क्लियर। तो ये एमाइंस चैप्टर आएगा आपका, एमाइंस के प्रिपरेशन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं जो RX प्लस रोना, RONA एल्काइल ग्रुप, कोई भी C2H5ONA हो, C3H7ONA हो, क्या बोलते हैं इसको, रोना, RX प्लस रोना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या आएगा ये रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर्स वाले चैप्टर में आएगा, समझ में आ रहा है। तो बाद के चैप्टर्स में भी ये रिएक्शन तो चलती ही रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलता ही रहेगा, समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। OCH3 सब्स्टिट्यूट मार दिया आपने, समझ में आ रहा है। अच्छा, साइड प्रोडक्ट भी लिखते रहते हैं NaBr और यहाँ पे HBr, कोई दिक्कत बच्चों, ऑनलाइन सबको सुना रही है बात। नेगेटिव पोर्शन उठाना है, सब्स्टिट्यूट मारना है, काम खत्म। ये पूरा पोर्शन सब्स्टिट्यूट मारना है, C2H5 क्या बन गया, एस्टर, है ना। KCN CN सब्स्टिट्यूट मार दिया, क्या बोलते हैं CN को, नाइट्राइल ग्रुप, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्राइल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा वास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अमाइंस के प्रिपरेशन में आएगा, ये ईथर के प्रिपरेशन में आएगा, ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में आएगा, आगे के सारे चैप्टर्स में रिएक्शन यूज होने वाली है, समझ आ रही है दोस्तों। लिखिए रख कर दोस्तों, हाँ प्लस KBr, बिल्कुल सही बात है, साइड प्रोडक्ट आपका KBr हो गया। तो ये है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत काम की रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल का आना और हेलोजन का जाना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये तो बस शुरुआत है, ठीक। जैसे मैंने आपको रोना बताया था, ये सोडियम फेनॉक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फेनॉक्साइड, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ कि पहचानना, न्यूक्लियोफाइल पहचाना, सब्स्टिट्यूशन मारा, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो IIT में आते हैं, तो उसमें कुछ नया सा न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, कुछ क्या बना देंगे, नया सा न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, तो आपको नए न्यूक्लियोफाइल पहचानना भी आना चाहिए, अनदेखे अनजाने से न्यूक्लियोफाइल्स बन सकते हैं अच्छे लेवल के पेपर्स में, समझ में आ रही बात, ठीक। इसमें क्या बनाओगे, OC2H5 इथॉक्सी बेंजीन, है ना, क्या बोलेंगे इसको, विनीत, इथॉक्सी बेंजीन, क्लियर, ओके। नोट कर लिए, दो स्पेशल एग्जांपल्स हैं, है ना, उनको बोलते हैं जो एम्बिडेंट, क्या बोलते हैं उनको, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। देखो, एक तो आपको मैंने बताया KCN, CN एम्बिडेंट है, कार्बन से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, उसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं एम्बिडेंट, दोनों तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है। और आपको समझ के करना है ना, रट दे जाओगे तो थोड़ा सा उल्टा सीधा कर देते हैं, समझ के करना है। शक्ल दिख रही है आपको इसकी, तो कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, अभी देखा आपने, और पूरा नेगेटिव चार्ज भी है वहां पे, तो कौन अटैक मारेगा, कार्बन, तो बन गया C2H5Cl, अभी जो हमने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो AgCN होता, इसमें उसमें फर्क क्या है, वो बस ध्यान रखना है अपने को,
KCN ये बॉन्ड कैसा है, आयनिक, K प्लस अलग हो गया, C माइनस। AgCN नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ये नहीं टूटने वाला। तो कौन अटैक मारेगा, नाइट्रोजन। अब कौन अटैक मारेगा, नाइट्रोजन। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है सबको, नाइट्रोजन विल अटैक, क्या बनेगा, RNC। NC समझते हो आप सब, आइसोनाइट्राइल। क्या बन गया, आइसोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है, वही तो बताया बेटा मैंने, कैसे पता चलेगा, K के साथ जुड़ा हुआ है, K कैसा होता है, आयनिक, K प्लस अलग, CN माइनस अलग, ऐसे ही समझ के याद रखना है। तो किससे अटैक होगा, क्या थी, C माइनस से, ठीक है। अगर Ag लगा हुआ है, ये रिएजेंट्स यूज करेंगे, NaCN और KCN अगर होगा क्या, तो Na भी अलग हो जाता है, Na प्लस CN माइनस। आगे बात समझ, AgCN, Ag अलग नहीं होगा, ठीक। तो वहां पर किससे अटैक होगा, N से, ठीक है। तो ये चीज आएगी आपका बाद में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसे को बोलते हैं एम्बिडेंट, जो दो तरफ से अटैक मार सकते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है CN, ठीक है। इसमें बन गया NC which is आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक तरीका है हम रट लें कि भाई AgCN से NC आएगा और KCN से CN आएगा, तो वो आपकी मर्जी है कैसे करो है, बाकी समझ के करके फिर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता है, सही सही चीज याद रहती है। ऐसा ही एक और पेयर है, NO2 ग्रुप है ना, NO2 देखना कैसे, क्लियर है सब कोई चीज, देखो NaNO2 और AgNO2, Ag होगा तो बॉन्ड नहीं होगा ब्रेक, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन NO2 का स्ट्रक्चर देखो, NaNO2 स्ट्रक्चर देख के बताओ ये कहां से ज्वाइन होगा, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, कहती ऑक्सीजन से, है ना, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, आ रहा है समझ, ठीक। अगर AgNO2 होगा, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसके लिए, अब कहां से जुड़ेगा, कहती N से, अब किससे जुड़ेगा ये, N से, क्लियर है उसमें। तो C2H5NO2 इसमें बनता है NO2 और उसमें बनता है ONO, तो समझ आया उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, कोई भी, अब जनरलाइज कर रहा हूं, CH3 नहीं लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं ना, RX एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल आया, हेलोजन अपने ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लेता है, और जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। जो बंदा खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन लेके कट लेता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शंस, ठीक है। तो इसका साइन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिख देंगे SN, क्लियर है इतना, ठीक। Now these are of two types. अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली और भी टाइप होते हैं, छोटे छोटे टाइप तो बहुत सारे रहते हैं, है ना। हमारे सिलेबस में जो मेन जो दो टाइप है, दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन है, SN1 और SN2, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में सारा कुछ इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है जनरली, कि क्या है SN1 क्या है SN2, कैसे अपने को डिफरेंशिएट करना है, समझ रहे हो, ठीक। उनका दोनों का मतलब समझना बहुत आसान है, ठीक है। SN reactions are of two types, एक को बोलते हैं SN1 और एक को बोलते हैं SN2। SN1 and SN2, क्या होता है ये SN1 SN2, वो आपने को समझना है।
ये है एसएन रिएक्शन। ये दो तरह से हो सकती है, या तो एक स्टेप में या दो स्टेप में, या तो एक स्टेप में या दो स्टेप में। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो दो मैकेनिज्म्स फॉलो करती है एसएन रिएक्शंस, फॉलो टू मैकेनिज्म्स। ठीक, SN1 इज टू स्टेप प्रोसेस। उल्टा है पहली बात, तो क्यों है वो भी आपको समझ आ ही जाएगा, और वो वन स्टेप प्रोसेस है। SN1 is a two-step process. इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में है ना, किसने आना है, इसने जाना है। एक बार देख लेना, समझ लेना, फिर नोट कर लेना, इसने आना है, इसने जाना है। ठीक है, एक स्टेप में पहले इसमें जाने वाला जाता है, पहले जाने वाला जा रहा है, दूसरे स्टेप में आने वाला आ रहा है। अभी समझ आएगा क्या क्या उससे फर्क पड़ेगा। दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में जाने वाला गया, लिविंग ग्रुप निकल गया, फिर सेकंड स्टेप में आके आ जाएंगे। दो स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटायन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट का बनना, बॉन्ड का ब्रेक होना मुश्किल काम है। सेकंड स्टेप में दो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ रहे हैं, तेजी से जुड़ेंगे। पहला काम ही मुश्किल है, दूसरा स्टेप तो इजी है। ठीक है, तो जो आप पढ़ोगे काइनेटिक्स चैप्टर में, जब हम रेट स्पीड वगैरह देखते हैं रिएक्शन की, जो स्लो स्टेप होता है, एक स्टेप होता है स्लो और एक होता है फास्ट। स्लो स्टेप पे रेट डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे स्पीड डिपेंड करेगी। ये मुश्किल से हो रहा है, सारा टाइम इसी में लग रहा है। ये तो फटाफट से हो गया, तेजी से, तेजी में हो गया। तो रिएक्शन कितनी स्लो होगी किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। ठीक है, मैंने क्लास को एक काम दिया कि भाई पूरी क्लास का काम तब खत्म हो जाएगा जब सबसे जो लास्ट में दे देगा बंदा तब काम खत्म हो जाएगा। तो जो सबसे स्लोएस्ट होगा उस पर स्पीड डिपेंड करेगी क्लास की। तो स्लो स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज बस अभी ध्यान रखनी है आपको। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। कोई भी डाउट है तो साथ साथ पूछते रहना भाई। तो SN1 में दो स्टेप लग रहे हैं, पहले जाने वाला जा रहा है, सेकेंड स्टेप में आने वाला आ रहा है। क्लियर है जो? ये फिर आप थोड़ा सा काइनेटिक्स की चीज हो गई। तो जब स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। SN क्या बोलते हैं इसको, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। तो वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए SN1 है। यूनिमॉलिक्यूलर SN है। क्या है ये, यूनिमॉलिक्यूलर SN है। ठीक, वहां पे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो जो अगर SN1 होगा तो कभी भी इंटरमीडिएट बनता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बोलेंगे कि SN1 रिएक्शंस के लिए 3-4 एल्काइल हैलाइड दे देंगे, बोलेंगे कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लोएस्ट रिएक्ट करेगा, अरेंज करो। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे, एनसीईआरटी में भी है। हमने क्या करना है उसमें, कार्बोडाइन बना के देखना है। कार्बोडाइन जहां स्टेबल बनेगा वहां इजीली बनेगा। ठीक है, जहां पे कार्बोडाइन स्टेबल बनेगा वहां पे अल्फा हाइड्रोजन गिनके करेंगे ना वो तो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ, अल्फा से भी कर सकते हैं, और वो वही है ना, रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ओके। नॉर्मली अल्फा हाइड्रोजन से अगर रेजोनेंस नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन से करेंगे।
ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, समझ आई बात? सर पूछो। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोडाइन स्टेबिलिटी, इसीलिए SN1 के लिए क्या ऑर्डर हो जाएगा? 3 डिग्री हैलाइड विल रिएक्ट फास्टेस्ट। पता है आपको 3 डिग्री कार्बोडाइन क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो 3 डिग्री हैलाइड विल रिएक्ट फास्टेस्ट, देन फिर किसकी बारी आएगी? 2 डिग्री हैलाइड की। फिर किसकी बारी आएगी बच्चों? 1 डिग्री हैलाइड की। समझ में आ रही बात? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद थोड़ा सा बता दिया था, नहीं तो दोबारा से देख लो। ये 3 डिग्री हैलाइड क्यों है? क्योंकि हैलोजन उस कार्बन पे जो 3 साइड से सराउंडेड है कार्बन। यहाँ पे हैलोजन उस कार्बन पे है जो 2 साइड से घिरा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन हैलोजन उस कार्बन पे जो 1 साइड से सराउंडेड। तो बिल्कुल सही बात है, अल्फा हाइड्रोजन देख के भी यही ऑर्डर आता है, डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड। कोई डाउट बच्चों? सीधा सीधा फंडा है। अगर हमसे पूछा रेट ऑफ SN1 कंपेयर करो, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टाइप के। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते वक्त पूरा एक टेबल छोड़ देना, पूरा एक पेज है ना। इसको भी करेंगे, साथ साथ हम क्वेश्चंस देखते चलेंगे जितना हमने अभी पढ़ लिया। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ठीक, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए अपने को पूरा एक पेज छोड़ देना है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आने वाले हैं। अभी सिर्फ पहला पॉइंट आया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोडाइन स्टेबिलिटी। गॉट इट? सारे क्वेश्चंस लेकिन मोस्टली इसी पे होने वाले हैं। क्लियर है? तो 2 स्टेप प्रोसेस होता है SN1। पहले जाने वाला जाएगा, कार्बोडाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक, फिर आने वाला आएगा सेकंड। ठीक है, तो समझ आ रही है ये कौन सा 3 डिग्री? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, बी आर निकला 3 डिग्री। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन भी गिन सकते हो, बाकी दिख रहा है 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, पहले क्या थी? ये दोनों ज्यादा होंगे, इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? क्या थी? बी आर। वो तो याद रखना ही है, आयोडाइड्स मोर रिएक्टिव, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, मैं लिखा दूंगा पहले बता, इसलिए सबसे पहले मैंने बता दिया था। आयोडाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड्स, फिर क्लोराइड्स, फिर फ्लोराइड्स। ठीक है, बॉन्ड आसानी से किसका टूटेगा? बी आर का बॉन्ड आसानी से टूटेगा एज कंपेयर टू सी। क्लियर है? कोई डाउट? इसमें तो सीधे यही ऑर्डर है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कहता है। पहले कोई डाउट? समझ आ रही बात? ठीक, ऑनलाइन सब कुछ समझ आ रहा है? कार्बोडाइन देखा 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, 3 डिग्री में हमने देख लिया BRC। तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक देंगे, उसी से फर्क करेंगे ना, उसी से हमने डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, इन दोनों में, इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स सर लेफ्ट। हाँ, वेरी गुड। दोनों 2 डिग्री है, लेकिन इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। ठीक है नहीं सर? ज्यादा स्टेबल है वो। वेरी गुड। लास्ट क्लास में नहीं आया ना? कैसे आया समझ? हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, ग्रीन अल्फा हाइड्रोजन्स गिनते हैं, क्या गिनते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, बाद में पूछे ना तो लास्ट क्लास में आएगा। हाँ ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स पड़ोसी हाइड्रोजन्स। हाँ तो कौन सा वाला? ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से अटैच है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मिथाइल ग्रुप को ही गिनते हैं, कोई भी कार्बन होना चाहिए। ठीक है, वो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें देखो मिथाइल दिख रहे होंगे, है ना, इसलिए बोल रही है ना, इसमें देखो मिथाइल दिख रहे हैं, एक्चुअली कोई भी कार्बन हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CH2 CH3 लगा दूंगा तो क्या वो 3 डिग्री नहीं रहेगा? तो भी वो 3 डिग्री ही होगा। समझ आ गई बात?
सराउंडेड बाय कार्बन देखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे CH2CH3 लगा दूं, इट इज स्टिल 3 डिग्री, गॉट इट, ठीक। तो ये आपको सीधा सीधा फंडा है हैलाइड्स का। सिर्फ एक H दिख रहा है, एक H दिख रहा है मतलब दो साइड कार्बन है ना, एक H दिख रहा है मतलब दो साइड कार्बन है, दो H दिख रहे हैं मतलब एक ही साइड कार्बन है, कैसे देख, ठीक। तो ये दोनों 2 डिग्री हैं आपके, और ये है हमारा 1 डिग्री, और इन दोनों में हमने देखा है अल्फा हाइड्रोजन से ये ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइल बनता है, क्लियर। ये ऑर्डर आ गया हमारा SN1 का, क्लियर। एक और भी थी लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये तो थोड़ा नोट्स हुआ लास्ट क्लास के, देख लेना एक बार, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है उसको देख लेना एक बार, ठीक है। मैं बता दूंगा, ठीक है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जिन लोगों ने पढ़ लिया था वो इजीली कर पाएंगे। चैप्टर आज ही स्टार्ट हुआ है, 11th का है, तूने 11th नहीं पढ़ी ना? अच्छा 11th नहीं पढ़ी ना तुमने? इसलिए मैंने उस दिन वो इफेक्ट्स बताए थे, वो इफेक्ट्स हुए एक क्लास में आया था, उसमें कहा था कोई इफेक्ट्स रेजोनेंस तक हुए थे, ठीक है। उसके बाद दो इफेक्ट्स बचे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिक, वो आपने थोड़ा सा मिस कर दिया था लास्ट, तो मैंने इसलिए तो पहले वो पढ़ा था क्योंकि इसमें थोड़ा कोई नहीं, वो दोबारा से देख लेना, कोई पंगा नहीं है उसका, ठीक है। अभी चीज समझ आ गई, SN1 में क्या देखना है अपने को, कार्बोडाइल स्टेबिलिटी देखनी, ठीक है। इसमें जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वो इजीली कर लेंगे कि ये एरोमेटिक कार्बोडाइल, ठीक है। ये कौन सा होगा थी? हाँ एंटी एरोमेटिक, दूसरे वाला एंटी एरोमेटिक, समझ आ रही बात, ठीक। तो ये हाईली अनस्टेबल और ये हाईली स्टेबल, क्लियर है। जिन लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये this is aromatic and this is anti aromatic। अभी इतना याद रख बस कि 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स ना, बेंजीन एरोमेटिक होता है, ठीक है, उसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शुभ नंबर्स की सीरीज है, शुभ नंबर्स की सीरीज है, 2 pi 6 pi 10 pi, ये क्या हो गया एरोमेटिक, ठीक है भी नहीं। 4n pi इलेक्ट्रॉन्स, 4 का मल्टीपल है, ये अशुभ नंबर है, ये कैसे हैं अशुभ। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2, और यहाँ पे कितने हैं 4, अभी के लिए इतना याद रखना, समझ आ गया? इसकी नहीं सीरीज है, एन की जगह कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये एक सीरीज है। हाँ तो ये एरोमेटिक है और ये क्या है एंटी एरोमेटिक, समझ आ गया? तो ये हाईली स्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है 1 3 2, ये लास्ट पे पहुंच गया और ये आ गया हमारा फर्स्ट पे, क्लियर है। ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, हाईली अनस्टेबल हाईली स्टेबल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये हाईली स्टेबल ये हाईली अनस्टेबल, आम जनता बीच में, ठीक है, ये हाईली स्टेबल ये हाईली अनस्टेबल, नॉर्मल लोग बीच में, एरोमेटिक फर्स्ट एंटी एरोमेटिक लास्ट, नॉर्मल लोग बीच में, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों को चेक करिए, एक एरोमेटिक है, ठीक है भाई, समझ आ गई बात? तो हाँ नोट कर लो, SN1 में हमने क्या देखना होता है, कार्बोकेटायन स्टेट, ठीक है, समझ आ गया?
तो स्कूल में सिर्फ वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे आ जाएगा क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा ये सब पूछ लेते हैं एरोमेटिक और एंटी डाल के, बस इतना सा फर्क है। तो SN1 2 स्टेप प्रोसेस है, उसमें कार्बोकेटायन बनता है, ये हमें ध्यान रखना है सबसे पहली चीज। ठीक, SN2 1 स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में होना है काम। ठीक है, उसी स्टेप में आने वाला आएगा भी और उसी स्टेप में जाने वाला जाएगा भी। ठीक है, 1 स्टेप प्रोसेस। RX एल्काइल हैलाइड, इस पे आपको ये चीज समझनी है, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो ना, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हेलोजेंस लोन पेयर लगे हुए, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। इस साइड से नहीं आ सकता न्यूक्लियोफाइल, रिपल्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपल्शन। इसको बोलते हैं जो बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं इसको? बैक साइड अटैक। वेरी इंपॉर्टेंट, SN2 में बैक साइड अटैक होता है। कैसा अटैक होगा? बैक साइड अटैक। क्लियर? एक ही स्टेप में काम होना है, इसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, इसका बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया और उधर बॉन्ड बनना शुरू हो गया, उल्टा बोल दिया, इधर बॉन्ड बनना शुरू हो गया, उधर बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? जो ऑनलाइन समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत दिख रहा है सबको ये? बैक साइड अटैक, एक ही स्टेप में काम हो रहा है। ये आया, वो निकल गया, अगले ही पल प्रोडक्ट बन गया, अगले ही पल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, है ना? ये बच्चों टेट्राहेड्रल शेप, कैसी शेप है ये? टेट्राहेड्रल। एक बार देख लो बस, फिर नोट कर लेना। ये टेट्राहेड्रल शेप, इसको जाना है, लीविंग ग्रुप है ये हेलोजन, न्यूक्लियोफाइल और इसका 36 का आंकड़ा है, तो ये कहां से आएगा? बैक साइड अटैक। समझ में आ रहा है क्या होगा? ये बैक साइड अटैक। ये आना शुरू हुआ, ये जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे ही निकलता जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक, इस चीज को पढ़ेंगे अभी हम। इन्वर्जन हो जाता है, पलट जाता है। ये जब चला जाएगा तो पलट जाएगा, जहां वो लगा हुआ था उसके ऑपोजिट साइड आके लगाएगी, उसके ऑपोजिट साइड आके लगाएगी। ठीक है, जिधर हेलोजन लगा हुआ था उसके ऑपोजिट साइड आके लगाए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले आपको बैक साइड अटैक का मतलब समझ आएगा सबको। ऑनलाइन कोई डाउट बच्चों किसी को? बैक साइड अटैक क्या होता है? सर फिर से बता दीजिए। हाँ, एल्काइल हैलाइड्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप समझते हो आप? इसको, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हेलोजन है, से इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से तो उसको रिपल्शन लगेगा। समझ आ रही बात? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन लगेगा, यहां से नहीं आ सकता। कहां से आएगा? हमेशा बैक साइड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, की वर्ड है ये, है ना? स्कूल में लिखना होता है बैक साइड अटैक। इन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है। हाँ जी बताओ, समझ आ रहा है? यस सर।
ये आएगा और वो जाएगा, क्लियर है बच्चे? और ये पलट जाएगा। शेप तो वही रखनी है टेट्राहेड्रल, तो जहां वो लगा हुआ था उसके ऑपोजिट साइड आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है। इसको बोलते हैं बच्चों बैक साइड अटैक, पहली चीज। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, फिर से कुछ ऐसा सीन है। ये टेट्राहेड्रल, वो जो मैंने 3 इधर ग्रुप्स बनाए हुए थे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? जो यहां से आके अटैक करेगा, ठीक। बॉन्ड बनना शुरू हुआ, और उसका बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, ठीक है। एक्स निकला, ये पलट गया, दूसरी साइड चले गए, कुछ ऐसे। देखो शक्ल, इसमें एक्स इस साइड था, इसमें न्यूक्लियोफाइल इस साइड है, शक्ल बदल गई, शक्ल थोड़ी सी बदल गई, ठीक है। इससे क्या होता है वो हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, क्योंकि इसमें वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फंडा रहता है, बट उस पर भी नहीं हमें सोचना है। पहले बेसिक चीज, SN1 और SN2 का हमें रेट कंपेयर करना आना चाहिए। रेट कैसे कंपेयर करेंगे? SN1 में किससे देखते हैं? कार्बोकेटाइन बना के, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से, ठीक है। SN1 में इतना नोट कर लो, जो फिर मैं SN2 को बताता हूँ कैसे चेक करना है अपने को। लास्ट चीज, ये कैसे समझ आ गया बैक साइड अटैक का मतलब, ठीक। तो बैक साइड अटैक होता है, उसकी वजह से इन्वर्जन होता है, उस पर भी हम आते हैं। पहले रेट कैसे कंपेयर करते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है। रेट न्यूक्लियोफाइल का, इसको चाहिए खुली जगह, चाहिए साइज बड़ा है इसका, इसको जितनी खुली जगह मिलेगी उतना अटैक क्या होगा? फास्ट होगा। तो जितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी उतना रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो SN1 में देखते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से, SN2 में देखते हैं भीड़ भाड़ से, ठीक। भीड़ भाड़ को स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। हिंड्रेंस कितनी लगी हुई है वहां पे, समझ आ रही बात? स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा, उतना रेट, स्पीड जो है रिएक्शन की स्लो हो जाएगी, क्लियर। तो रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भीड़ भाड़ या स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे चेक करना है? बहुत आसान है। स्टेरिक हिंड्रेंस चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, भीड़ भाड़, है ना। CH3X क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? 3 छोटे छोटे गन्ने मुन्ने से हाइड्रोजन लगे हुए, भीड़ भाड़ सबसे कम है, ठीक। CH3CH2X कैसा होगा? जो CH3CH2X कुछ ऐसा होगा। यहीं से एक बार दिमाग में डाल लो, अटैक किस पे होना है? उस कार्बन पे जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना किस पे भाई? इस कार्बन पे थोड़ी ना करना है, इस पे करना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है उसको, ठीक। ठीक है, समझ आ रही बात? अब भीड़ भाड़ बढ़ गई थोड़ी, यहाँ पे 3H थे, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप आ गया, साइज बढ़ गया। जैसे जैसे बड़े बड़े ग्रुप लगते जाएंगे वैसे वैसे रेट क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। समझ में आ रहा है? CH3X फिर CH3CH2X, हालांकि दोनों 1 डिग्री है ना, इसको तो कुछ नहीं बोलते, इसको 1 डिग्री नहीं बोलते। एक किसी भी साइड से कार्बन से घिरा हुआ नहीं है, 0 डिग्री है, तो ये अलग ही केस है, ठीक है। ये एक साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, समझ आ रहा है सबको, ठीक। फिर 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री में क्या होगा? 2 साइड CH3 लगे होंगे, एक साइड H लगा होगा। कौन सा? बेटा कैसे देखना है? मैंने क्या बताया आपको कि कितने साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, बस कितने साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, तो क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया, बस। और कुछ सोचना ही नहीं है, है ना। कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसको हटा दो,
सिंपल सा तरीका होता है कि जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से घिरा हुआ है, बस उसके कितने पड़ोसी कार्बन है, दैट्स इट। ठीक, बस यही चीज ध्यान रखनी, और सब मुंह में है। CH3 बेटा मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, बात तो एक ही, एल्काइल ग्रुप्स। अब तो उसको जनरलाइज कर दे, क्या कर दे, जनरलाइज कर दे। ठीक है, CH3 की जगह मैं देखो क्या बोल रहा हूँ है ना, उसको जनरलाइज कर दे। मिथाइल की जगह यहाँ पे CH2 CH3 लगा हुआ है, क्या है ये, इथाइल ग्रुप है। अभी भी इसको 3 डिग्री ही बोलेंगे भाई, अभी भी इसको 3 डिग्री बोलेंगे। आगे बात करें, ठीक है, 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, खत्म। ठीक, ये 2 डिग्री हो गया भाई, ये 1 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री है तो लगी केस है। मोस्ट रिएक्टिव, फिर इससे कम उससे कम, समझ में आ रहा है। ठीक, SN2 SN1 का पूरा उल्टा हो गया, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, रिएक्टिविटी घटती जा रही है। सो सिंपल, इतना सा देखना होता है केमिस्ट्री में, भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम। क्लियर है सब कोई चीज। अब इस पे हम बस वही 2-4 क्वेश्चन करेंगे जैसे SN1 पे करे थे, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, दृष्टि को नींद आ रही वैसे ठीक है, तो SN1 किससे देखते हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से। तो समझ आ रही बात, ये बातें आप अच्छे से दिमाग में डालेंगे। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी देखनी है। जल्दी दोनों का आंसर लिख लो। पहला तो बहुत ही आसान है, ये 3 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है और ये 1 डिग्री दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या समझ आ रहा है? एक और ऐड कर देते हैं। ऐसा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना, ऐसे तरीके से क्वेश्चन, ये दोनों 2 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री। पहले लिख लो, पहले पहचानना आ गया सबको समझ में, 1 डिग्री किसको बोलते हैं। हाँ, ये भी 1 डिग्री है, वेरी गुड ऋषि। ये ठीक है, क्या थी समझ आ गई बात, मिथाइल नहीं देखने हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप चलेगा। ठीक है, तो ये कार्बन एक साइड से कार्बन से गिरा हुआ है, कुछ भी हो, मिथाइल हो इथाइल हो कुछ भी हो। ठीक है, 1 डिग्री, 1 डिग्री समझ आ रहा है सबको, एक साइड से कार्बन से गिरा हुआ है, एक साइड से कार्बन से गिरा हुआ है, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री, दो साइड से कार्बन से गिरा हुआ है। बात समझ आ गई? इसमें आपको भीड़ भाड़ देखनी है बस, इसके पास सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ इसमें है, ये ग्रुप CH3 इसके पास लगा हुआ है, इसमें इससे दूर है। कुछ भी लॉजिक लगा के भीड़ भाड़ देखनी है आपको इस कार्बन पे। हमारा बच्चों ऑनलाइन सबको, इस कार्बन पे जिस पे अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल आके हमला किस पे बोलने वाला है, इसी कार्बन पे जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात, इसी पे हमला होने वाला है। यहाँ पे आपने भीड़ भाड़ देखनी है। इस कार्बन के पास एक और ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इस कार्बन से दूर लगा हुआ है, और इसमें तो लगा हुआ ही नहीं है। क्लियर बच्चों, समझ आ रही बात? ठीक, ये तरीका है। क्लियर, नाम भी दे देते हैं इनको, ABCD E। क्लियर एवरीवन? ठीक है, कहती सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा कहती इसमें है, इसमें उल्टा है ना, 1 डिग्री सबसे ज्यादा होंगे, ये तीनों 1 डिग्री, और इन तीनों में D सबसे कम भीड़ भाड़ इस कार्बन पे। क्लियर है कहती, समझ आ गई बात? D फिर बता कहती कौन सा होगा, B, वेरी गुड। फिर A, हाँ ठीक है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बताओ समझ में आ रहा है कैसे खेलना है यहाँ पे? आसान सा चैप्टर है SN1 SN2। आज ही जाके अच्छे से अभी तक जो बातें सीखी है ना, SN1 में दिमाग में डालो 2 स्टेप। केमिस्ट्री है, याद तो करना ही पड़ेगा कि SN1 में 2 स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप में जाने वाला गया, कार्बोकेटाइन बना, इंटरमीडिएट बना,
है ना, एडेड इंफॉर्मेशन, एडेड नॉलेज की उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इंटरमीडिएट के बनने को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइन होता है स्लो स्टेप से, ठीक। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डेंसिटी। ये दो तीन बातें अच्छे से ये याद तो करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री, ठीक है। समझ आगे वाले, ठीक। सर हाँ जी। सर इस चैप्टर की आपके पास कोई पीडीएफ है? हाँ हाँ सब है, अभी टेंशन मत लो, है ना। हाँ सर, आज सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना अभी। लेकिन ना वही है, मतलब मैं मेरा थोड़ा सा तरीका ये है कि मैं वो सब दे दूंगा आपको, है ना। बट पहला काम है आपको, डोंट डिपेंड सो मच ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। पहला काम है आपको जो नोट में लिखा है वो याद करना है, ठीक है। जो मिल सब जाएगा, लेकिन आई वांट आप पहले इसी को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। भाई इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनवाए हैं, इतना साफ साफ राइटिंग में लिखा है, अगर पीडीएफ से ही पढ़ लोगे तो फिर, है ना, ये तो सारी मेहनत वेस्ट हो गई, ठीक है। ठीक है, जस्ट एक बात है, ठीक है। आजकल बच्चों को ना सब कुछ वो चाहिए कि भाई कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना, तो थोड़ा सा उसको चेंज करना है, ठीक है। करो, वो मैं दे दूंगा आपको सब चीजें ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो उसको दोबारा से देख लो, कहीं पे कोई भी चीज ना समझ आए रिकॉर्डेड लेक्चर पे गो थ्रू, दोबारा से गो थ्रू करो, एक एक बात है ना, एक एक पॉइंट, छोटा पॉइंट कुछ मिस हो गया कि सर ने यहाँ पे क्या छोटी सी बात बताई थी या क्या घटिया सी बात बताई थी, वो भी हम नोट कर ले, गो थ्रू हो ले एक बार, है ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यही छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटी छोटी बातों से सॉल्व हो जाएंगे केमिस्ट्री में। समझ आ रही बात, ठीक है, सबको बात समझ आ रही है। चीज SN2 में क्या करना है, बैक साइड अटैक होना है, ठीक है। बैक साइड अटैक होना है तो भीड़ भाड़ देखनी है, भीड़ भाड़ जहाँ कम वहाँ पे एक्टिविटीज ज्यादा। क्लियर हो चुका, इतना समझ आ गया। एक दो पॉइंट और उसमें लिखे तो बस फिर, है ना, खत्म करते हैं इसको। SN1 और SN2 में अभी तक आपने मैकेनिज्म्स देख लिए, दोनों क्या फॉलो करते हैं किसमें। हाँ, SN2 में मैं जो बता रहा था आपको कि भाई SN1 में ये मैकेनिज्म था, स्लो स्टेप, फिर फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप में RDS में केवल एक बंदा प्रेजेंट है, RDS में एक बंदा प्रेजेंट है, क्लियर। तो प्यार से इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एसिड, यूनिमॉलिक्यूलर एसिड, इसका नाम पड़ गया। और SN1 स्टाइल मारने के लिए लिख दिया SN1, ठीक। SN2 में एक ही स्टेप है, वही स्लो है वही फास्ट है, जो बोलना है उसी को बोलना है, वही RDS है वही सब कुछ है। समझ में आ रही है बच्चों सबको, एक स्टेप है तो सब उसी पे डिपेंड कर रहा है। इस एक स्टेप में दोनों बंदे प्रेजेंट है, ठीक। एक ही स्टेप है, वही स्लो है वही फास्ट, जो बोलना है उसी को, ठीक। क्या बोलेंगे, क्या थी इसको, SN2 बाय मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स हैं RDS में, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप होता है जो RDS रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग में दो दो बंदे प्रेजेंट है, बाय मॉलिक्यूलर एसिड बोलते हैं या फिर SN2। ये है बच्चों बेसिक डिफरेंस SN1 का और SN2 का, और हम रेट कंपेयर करते हैं SN1 का कार्बन डेंसिटी से, SN2 का कंपेयर करते हैं भीड़ भाड़ से, स्टेरिक हिंड्रेंस के ऑपोजिट। क्लियर है इतना?
किसके हो टेस्ट, बस थोड़ा सा अब ये है ना, थोड़ा सा पोर्शन ऐसा हो जाए जिस पे टेस्ट ले सके। चैप्टर वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज ही होगा टेस्ट में। टेस्ट में कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, पूरा चैप्टर तो लंबा होता है। शुरुआत का भूल गए, जब तक अंत आए चैप्टर का शुरुआत का भूलना शुरू होगा, ऐसे नहीं। चैप्टर होगा तो टेस्ट कॉन्सेप्ट वाइज, SN1 SN2 पूरा डिटेल में हो जाए फिर देखेंगे। समझ रहे हो? ठीक। तो लास्ट का क्वेश्चन है ना इसका, मैं SN2 का ही लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ये ज्यादा नहीं परेशान करना है, सब लोग नींद में लग रहे हैं। अभी तक तो भीड़ भाड़ से देखा हमने ना, अभी तक तो हमने किससे देखा, भीड़ भाड़ से। मैथ्स क्लास है, अच्छा मैथ्स क्लास है, कोई नहीं, ये थोड़ा सा अभी कुछ टाइम के लिए फिर उसको हम वो कर देंगे। हाँ नहीं अभी इसको वो कर देंगे चीज, अभी स्टार्टिंग में उसके लिए कि अभी तो हम इनको ना वो वीकेंड बैच अलग, वीक फेज बैच अलग, वो ऐसे भी डिवाइड कर देंगे। और फिर तो अभी जैसे नहीं बच्चों पे डिपेंड होगा, जिनको जो प्रेफर करोगे, वीकेंड वीकडेज जो भी है, ठीक है। जैसे ये यार भीड़ भाड़ तो बराबर है दोनों में ना, क्या थी दोनों बढ़ने के लिए। अब क्या करें, अब सुनो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे फास्ट होगा, ग्रुप लगे हुए हैं वही देखना है आपको। NO2 OCH3 क्या करते हैं, एक -R लगाते हैं, एक +R लगाते हैं, खुद से सोच के बता दो मुझे किस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। फर्स्ट वाले पे फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक। अगर ये दोनों ऑप्शंस हो और न्यूक्लियोफाइल इनके पास से घूमता हुआ निकले तो किस पे अटैक मारना पसंद करेगा, इस पे। यहाँ पे उसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी मिलेगी। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है। तो एक और, अगर भीड़ भाड़ बराबर है, ऐसा स्कूल में नहीं आएगा, स्कूल में तो वही आएगा आपका भीड़ भाड़ से, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में SN2 का रेट directly proportional to positive charge on carbon। लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस इस तरह से अपने वो क्वेश्चंस करने हैं SN1 SN2 के, कि SN1 में